नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। जयप्रकाश नारायण जब दिल्ली में आंदोलनरत थे तो उसी समय उनकी एक जनसभा होने वाली थी दिल्ली में। उस समय इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया कि टेलीविज़न पे बॉबी फिल्म दिखाई जाए। अब उस समय बॉबी जो है वो कमर्शियल चल रही थी, वो फ्री में, दूरदर्शन पे तो फ्री में चल रही थी। ऐसे समय में इंदिरा गांधी ने चाल चली और दूरदर्शन पे बॉबी फिल्म दिखाई, इसलिए कि लोग जेपी के रैली में ना जा सके। इस एक वाकये से आप समझ सकते हैं कि सत्ता कैसे अपना पावर का दुरुपयोग करती है और जो नागरिक है उसके अधिकारों की बात करने वालों का हनन करती है। आज देश भर में किसानों का आंदोलन है। क्या कारण है? इसका कारण यह है कि सरकार ने संसद में एक विधेयक पारित किया, कृषि बिल। इसके अंतर्गत सरकार का यह कहना है कि अब पूरे भारत में किसान कहीं भी जाके अपनी फसल बेच सकता है। सुनने को बहुत अच्छा लगेगा। और उसी के साथ प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी यह कह रहे हैं कि एमएसपी बरकरार रहेगी। तो फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? दरअसल पते की बात यह है कि जो प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी मौखिक कह रहे हैं वह बिल का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब एमएसपी का जो जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में किया या फिर कृषि मंत्री ने किया वह बिल का हिस्सा नहीं है। तो इसके आगे उस एमएसपी का क्या होगा जो सिर्फ 6% या 7% ही किसानों को मिल पाती है, क्योंकि अभी रिसर्च में वह बात सामने आई थी। तो केंद्र सरकार ने जो विधेयक पारित किया है उसका विरोध करने के लिए किसान देश भर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सत्ता का खेल देखिए। आज ही के दिन एनसीबी ने मुंबई में दीपिका पादुकोण को ड्रग्स मामले में समन किया। अब आप जो गोदी मीडिया के कैमरे हैं वो वैसे ही इस रैली को नहीं दिखाते, बहुत कम दिखाते। अब यह बात ऐसे समझ लीजिए कि पूरे टेलीविजन चैनल के जो कैमरेज हैं वो सिर्फ दीपिका के कार पर लगेंगे। दीपिका कहां जा रही है, दीपिका कहां से आई, कौन से गाड़ी में बैठी, कौन से कपड़े पहने, कौन से कलर का लिपस्टिक लगाया। किसान का कवरेज खत्म हो जाएगा। और आप यह संयोग मत समझिए, एक ये प्रयोग है जो कई दशकों से राजनीति में चला आ रहा है। अब आप इसी के साथ धारा 370 हटाने के समय जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है उनका स्पीच याद कीजिए, या फिर 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो स्पीच दिया था उसको याद कीजिए। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा था कि वहां के जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद वहां के जो कश्मीरी पंडित है उनके सारे हक उनको प्राप्त हो जाएंगे बराबर। मंजूर हसन साहब, उनको कहा मैंने आप दीपिका के पीछे भागिए। वो कहे नहीं, हम दीपिका के पीछे नहीं भागेंगे, हम आपको एक कश्मीरी पंडित की और कश्मीरी पंडिती समुदाय जो कश्मीर में वास्तव्य करता है उनकी कहानी बताएंगे, जो अभी आमरन उपोषण पे बैठे हैं क्योंकि उनकी मांगे ही मान्य नहीं हुई है। 1 साल गुजर गया धारा 370 हटाने के बाद, फिर भी उसमें कोई बदलाव नहीं है। A senior leader of Kashmiri Pandits in Jammu Kashmir, Sanjay Tikku, is on fast unto death against the UT government for ignoring the issues of non-migrant Kashmiri Pandits who stayed back in Kashmir Valley despite bad security situations. Tikku, who is also president of Kashmiri Pandit Sangharsh Samiti (KPSS), accused the government departments of failure in implementing the relief and rehabilitation program announced by Government of India from time to time. तो एज ए यूथ आप बताइए, आपने कितना सफ़र किया इन 30 सालों के दौरान? तो आपकी फैमिली ने फैसला किया था कि कश्मीर में ही रहे, वो बाहर नहीं गए। तो एज ए यूथ आपको क्या फेस करना पड़ा अभी तक? देखिए सर, जहाँ पे जो माइग्रेशन हुई तो सारे भाग गए। हमारी फैमिली ने जो भी कश्मीर में भी है 808 पुलिस साहब ने कहा था कि हम रहेंगे ही, लेकिन स्टार्ट में हमें लगता था कि हमने बहुत अच्छा किया कि हमने अपना होमलैंड नहीं छोड़ा। लेकिन आज एज अ यूथ मैं बोल रहा हूँ कि हमने बहुत गलत किया कि हम कश्मीर में बैठे। उसका सर रीज़न ये है कि देखिए, हमारे जो माइग्रेंट्स जो बाहर गए हैं
उनको स्कॉलरशिप भी मिली है, उनको अभी पैकेज भी गवर्नमेंट का मिला है, उनको हर किसी तरीके का सपोर्ट मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको क्यों मिला, मुझे ये है कि अगर हमारा रिकमेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया हुआ है तो हमें स्टेट क्यों नहीं दे रही है। दूसरी बात सर, एज अ यूथ में पूरा हम स्टार्ट से यहाँ पे जैसे जो डिस्क्रिमिनेशन मैंने उठाई है वो यहाँ के मुस्लिम ने भी उठाई है, वो यहाँ के सिख ने भी उठाई है। जो हमने यहाँ पे हिस्सा है वो एज ए माइग्रेंट ने नहीं हिस्सा है। अभी सर गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं कि हम माइग्रेंट को यहाँ लाएंगे, ठीक है, लेकिन जहाँ पे कश्मीरी पंडित का या इंडिया तब है जब हाँ कश्मीरी पंडित यहाँ पे है। क्योंकि जब मेरी सिस्टर, मेरी मदर टीका लगा के जाती है मार्केट में तब बहुत पता चलता है कि नहीं यहाँ पे हिंदू रहते हैं। एज अ यूथ सर हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ पे 808 फिल्म में हमारे 400 to 500 यूथ जो एजुकेटेड है। आज के टाइम पे कोविड में कोई प्राइवेट करता था, कोई कुछ करता है, ड्यू टू कोविड सबको प्राइवेट जॉब में तो लॉस हुआ ही हुआ है। तो एज अ यूथ हमने बहुत सफ़र किया। आज मुझे लगता है कि हमारा डिसीजन गलत है कि हम कश्मीर में बैठे। तो अभी आप संजय जी यहाँ पे फास्ट पे बैठे हैं, तो उनके सपोर्ट में आप यहाँ बैठे हैं जी। तो आप लोग इम्पोर्टेंट में क्या क्या डिमांड्स है आपकी? अगर आप इम्पोर्टेंस में हमारा जॉब पैकेज जो कि MHA से हमारा ऑर्डर आया था 2017 में भी, और रिसेंटली 2020 जून में एक लेटर भी आई थी कि ये जॉब इम्प्लीमेंट कर दो। लेकिन लास्ट 2 ईयर से हमारी फ़ाइल DM RRR में पड़ी हुई है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उसका कुछ हुआ नहीं है। वो जैसी की तैसी है। हम LG साहब से भी, जो अभी प्रेजेंट LG साहब है, उनसे भी मिले हुए थे। उन्होंने भी एश्योरेंस दिया था कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खाली लिप सिंपैथी है, बाय रिटन कुछ नहीं होता है। तो फिर हम सेक्टर में भी गए थे, वहाँ पे भी जो आज से 2 साल पहले जहाँ पे फाइल थी वहीं पे है। तो अनफॉर्चुनेटली फिर हम मजबूर हुए ये स्टेप उठाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2009 में एक रिलीफ और जॉब पैकेज का ऐलान किया था जो कश्मीरी पंडित्स के लिए, लेकिन जो नॉन माइग्रेंट्स है जो कश्मीर में ही रहे उनके लिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो एज ए यूथ, एज ए इंडिविजुअल आपने कितना सफ़र किया उस बारे में? जी, हमने बहुत सफ़र किया। अगर 2009 में जो जॉब पैकेज अप्रूव हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो SRO 425 उन्होंने रखा था नॉन माइग्रेंट्स के लिए। तो SRO 425 को अप्रूव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले तो बिल्कुल नकारा कि भाई इसमें तो आप हो ही नहीं। तो उसको हमें अपना बनाने के लिए एक तरह से लड़ना पड़ा, और 2015 में हमारा जो MHA है, MHA ने हमें ऑर्डर दे दिया कि SRO 425 जो है वो रिज़र्व रखा जाए किन के लिए, कश्मीरी नॉन माइग्रेंट्स के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, 2017 में एक और लेटर हमारे पास आया MHA का, और कुछ वजहों के लिए तो सिख कम्युनिटी ने स्टे इम्पोज कर दिया था उस पर। तो क्या हुआ कि हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और 2017 के बाद हमने जो है वो केस जीता। तो 2017 में एक तो हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे और MHA के ऑर्डर्स भी थे। तो उसके बाद ये इतने टाइम फ्रेम में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? कोई जो ऐसा था कि जिसकी जो एक तरह से पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, वो सीधे जाके जॉब कर सकता था, अर्न कर सकता था, एक तो वो भी लॉस हो गया ड्यू टू द डिले। और ये डिले कौन कर रहा है? DM RR&R डिपार्टमेंट जो है वो डिले कर रहा है, वो हमारी फ़ाइल को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। हमारी जो फ़ाइल है वो पेंडिंग पड़ी हुई है उनके डिपार्टमेंट में। हमें ये नहीं पता कि उनको क्यों उनको ना हमारे साथ एक तरह से वो रिवेंज ले रहे हैं, किस चीज़ का रिवेंज ले रहे हैं वो हमसे। क्योंकि MHA के ऑर्डर होने के बाद भी और कोर्ट के डायरेक्शंस होने के बाद भी वो हमारा जो ये एक तरह से हमारे जो जॉब ऑर्डर है वो रिलीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों इसमें हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमारा गोल्डन टाइम भी वेस्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोग जो है वो ओवर एज हो गए हैं, अब उनके लिए कोई और ऑल्टरनेट भी नहीं बचा। और हम तो अब सब डिपेंड किस पे थे? प्राइवेट सेक्टर पे। अब कोविड की वजह से क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर जो है एक तरह से वहाँ पे भी सब कुछ बंद ही पड़ा। अब कुछ ऐसे थे जो नए रिक्रूट हो गए थे उस चीज़ में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। तो क्या हुआ कि अब थोड़ा जब से ये रिलैक्सेशन अनलॉक
स्टार्ट हो गया, अनलॉक प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो कुछ डिपार्टमेंट जो थे ऐसे वो उनको बोलते थे कि भाई आप आ जाओ ड्यूटी पे। लेकिन अब क्या है कि उनको भी आगे जो है उनको सैलरी मैनेज करनी है। जब सब कुछ बंद पड़ा था 5 महीनों से, तो वो मैनेज करना भी इम्पॉसिबल है। इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने प्रेफर किया जो ओल्ड स्टाफ है उनको रखा जाए और नई स्टाफ को निकाल दिया गया। अब जैसे हम में से बहुत सारे जो थे वो प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करते थे, लेकिन वो नए नहीं लगे थे। अब उनके पास कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि उनको तो वहाँ से भी निकाल दिया। अब हमारे पास क्या उम्मीद थी, अपना हक जो हमें गवर्नमेंट ने तो दे दिया, लेकिन इसको पूरा इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया। ये गवर्नमेंट को जो है, हमने एलजी सर से भी एक तरह से मीटिंग की थी उनसे, और उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया था कि आपका जो मैटर है ये हम रिजॉल्व कर देंगे। तो उसमें भी बहुत टाइम हो गया। जब हमें कोई भी वहाँ से कोई कॉल वगैरह नहीं आया तो हमने स्टार्ट किया, देन वी विल स्टार्ट दिस एजिटेशन फास्ट ऑन टू डेथ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हमारा चौथा दिन है और एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी बंदा नहीं आया हमारे पास ताकि वो सुने कि ये कहाँ पे इनकी प्रॉब्लम्स है, वो उनका उन प्रॉब्लम्स को जो एक तरह से सॉल्यूशन है वो निकाले। वो DMRR एंड आर डिपार्टमेंट को पूछे कि भाई आप लोगों ने इनकी जो फाइल है आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे हो, क्यों अटका के रखा है इनको। हम 808 फैमिलियाँ इतने हार्डशिप्स फेस करके भी, इतनी एडवर्सिटीज़ फेस करके भी हमने यहाँ पे रहना जो है एक तरह से इसको हमने अपनी नियति मान ली। और अब हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है और गवर्नमेंट जो है वो मतलब वो तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है ना इस पे। जैसे कि मैंने अभी बोला, क्या चौथा दिन है हमारा फास्ट ऑन टू डेथ और कोई बंदा एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आया। अच्छा, आपने पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद जो ये पैकेज अनाउंस हुआ, एक होप जनरेट हुई यूथ में, तो एज ए इंडिविजुअल आपने कितना सफ़र किया और द इयर्स व्हेन दिस इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड? अगर आप इंडिविजुअल अपनी बात करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मैं हूं, बस मैं फैमिली में एक लौती बंदी हूं जो मैं कमा सकूं, क्योंकि मैं जो हूं मैं फैमिली में अपनी मम्मा के साथ रहती हूं। मेरे फादर है नहीं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है इलेक्ट्रॉनिक्स में कश्मीर यूनिवर्सिटी से, तो 2018 में मैंने कंप्लीट की। तो 2017 में जब मैंने फॉर्म फिल किया तब मैं थी ग्रेजुएट। तो अगर मैं उस टाइम भी रिक्रूट हो गई होती, जैसे कि 2017 में इनका रिक्रूटमेंट जो है इन पोस्टों का करना ही करना था, ठीक है, तो जब अगर मेरा उस टाइम पे हो गया होता तो मैंने इतना सफ़र नहीं किया होता जितना सफ़र मैंने इतने सालों में किया है। अगर जॉब मिली होती तो 2009 में केंद्र सरकार की तरफ से एक शुरुआत हुई राहत और पुनर्वास जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनके लिए, लेकिन ज़मीनी सतह पर हम जब देखते हैं उस राहत और पुनर्वास पैकेज को अभी अमलाया नहीं गया। इसी वजह से आज जो कश्मीरी संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट है संजय टिक्कू साहब, वो मजबूर हुए अनशन पे बैठने के लिए। उन्होंने फास्ट ऑन टू डेथ का फैसला किया, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो J&K गवर्नमेंट है वो जो पैकेज की अनाउंसमेंट हुई थी पहले 2009 में, फिर 2015 में कश्मीरी पंडित जिन्होंने कश्मीर में ही रहने का फ़ैसला किया, उनके लिए भी पैकेज की अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें जॉब और बाकी रिलीफ पैकेज था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं हो रहा है। तो अभी 4 दिन से वो अनशन पे बैठे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल उनके पास नहीं आया, ना ही किसी ने ये जानने की कोशिश की वो मजबूर क्यों हुए ये स्टेप लेने के लिए। कैमरामैन शेख मोमिन के साथ मैं मंजूरुल हसन, इंडिया बुलेटिन के लिए श्रीनगर से। इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। देश के जो अर्थ मंत्री है सीतारमण जी, वो हमेशा हर स्पीच में आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री जी जब से उन्होंने अनाउंस किया है तब से जब भी किसी भी चीज़ पर बात करते तो वह शब्द या फिर वह वाक्य जोड़ देते हैं आत्मनिर्भर भारत का। लेकिन क्या यह संभव है? यह संभव तो है, लेकिन कोई सरकारी मदद से नहीं। झारखंड में हजारीबाग के कुछ युवा अपने आप ही आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड से शमीम अहमद की यह रिपोर्ट देखिए। हमेशा यह नहीं हो सकता कि सरकारी जो अभियान है या फिर सरकारी मदद है वो वैसे ही पहुँचे। कई कुछ समय युवा अपने आप ही पहल कर लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने के लिए जरूरी है आत्मनिर्भर सोच विकसित करना।
और यह नेताओं की तकियानुसी से नहीं बल्कि युवाओं के सार्थक पहल से ही संभव है। लॉकडाउन में पनपी तंगहाली को कम करने को लेकर जागरूक युवा बायोफ्लॉक मत्स्य पालन विधि अपनाकर बेहतर कल के प्रयास में जुटे हैं। आइए देखें इस पर खास रिपोर्ट। झारखंड के हजारीबाग जिले के कुछ युवा बायोफ्लॉक मत्स्य पालन पद्धति अपनाकर बेहतर कल के प्रयास में जुटे हैं। ऐसे ही बेहतर प्रयास करने वालों में एक नाम विस्मय अलंकार है। आपदा में अवसर को तलाश कर उन्होंने अपने छत पर ही टैंक लगाकर मत्स्य पालन की तरकीब सोची और वह अब सफल भी होते दिख रहे हैं। उनके मुताबिक अन्य कार्यों के साथ ही इस मत्स्य पालन पद्धति को अपनाया जा सकता है। लागत के मामले में यह अन्य व्यवसाय के अपेक्षा सस्ता है और 6 माह में तैयार पहली खेप से ही लागत निकाला जा सकता है। आमदनी का जरिया बढ़ाने के लिए इस पद्धति को अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं। छत के अलावा इस पद्धति का प्रयोग खेत या खाली पड़ी ज़मीनों में भी किया जा सकता है और आय के मामले में बेहतर उपलब्धि हासिल की जा सकती है। से आप और कार्य करते हुए भी यह काम कर सकते हैं और बहुत मुनाफे का ये काम हो सकता है। 6 महीने में आप इससे 2 बार जो कहते हैं उत्पादन ले सकते हैं। 6 महीने में आपको लागत निकल जाता है और अगले 6 महीने से फिर आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। हजारीबाग में हमने ये छत पर पहली बार किया है। छत पर तो बायोफ्लॉक लोग नहीं करते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें कुछ परिवर्तन किया और जो बनावट होता है और उसके बाद हमने इसे यहाँ पे किया है और ये लगभग तैयार है, जो पहला जो खेप कह सकते हैं। और इसके बाद हमने दूसरी जगह और टैंक लगाए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो नए तरह के रोजगार लोग चाहते हैं तो वो इस काम को सरलता से कर सकते हैं। अगर उनको कहीं कोई तकनीकी जानकारी चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनको निःशुल्क इसकी जानकारी वो देंगे और कई लोग हैं जो आगे आ रहे हैं। अभी यहीं कदमा में ही एक युवा हैं जिन्होंने मुझसे आग्रह किया, तो हमने वहाँ भी एक सेटअप करवा दिया है। उनका भी 7 टैंक का अभी सेटअप वहाँ पे लग रहा है। तो कह सकते हैं कि युवाओं को भी इसमें आगे आना चाहिए। आप बाकी काम के साथ साथ इस काम को करें और अपनी आमदनी को आप बढ़ा सकते हैं। लागत बहुत नहीं लगता है, दूसरे कामों की अपेक्षा जितना इसमें फ़ायदा है उसके मुकाबले लागत कम है। सरकार भी अब इसको बायोफ्लॉक जो सिस्टम है इसको भी अब मान्यता दे रही है। तो आगे के दिनों में हो सकता है कुछ आपको सरकारी लाभ भी मिले। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हजारीबाग मत्स्य विभाग की ओर से योजना को अपनाए जाने के इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के आवेदनकर्ताओं को 40% और SC, ST व महिलाओं को 60% सरकारी सहायता दिए जाने की बात कही गई है। ऐसे में सरकारी पहल की बुनियाद पर बेहतर कल के ख्वाब देखे जा सकते हैं। आप शायद बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। यह एक नई आई पद्धति है जिसमें हम लोग टैंक सिस्टम में फ्लॉक का डेवलपमेंट करते हैं और फ्लॉक के डेवलपमेंट करने से उस पर आने वाले फीड का कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। इसको हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, छत पे भी कर सकते हैं, एक टैंक में या उससे ज़्यादा यूनिट में हम लोग कर सकते हैं, कम ज़मीन पे। इसमें फ़ायदा हमारा यही है कि ज़मीन कम लगता है, आपका टोटल हार्वेस्ट सिक्योर्ड है। ये पोचिंग का प्रॉब्लम, जो कि मछली चोरी का प्रॉब्लम या पॉइजनिंग का प्रॉब्लम आप सुनते होंगे, तो ये काफ़ी एक्चुअली इनक्लोज्ड एरिया में होता है। तो इस सारे समस्याओं का इसमें समाधान है। और दूसरी बात है कि हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में हम इसमें कल्चर कर सकते हैं और अच्छे से मत्स्य उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अभी
बहुत सारी बायोफ्लॉक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव लिया जाना है, जिसमें 3 तरह की योजनाएं हैं, जिसमें एक 7 टैंक के लिए कल्चर कर सकते हैं, एक 25 टैंक के लिए और एक 50 टैंक के लिए। इसमें सामान्य जाति के और ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए 40% जो है गवर्नमेंट 40% गवर्नमेंट सब्सिडी और 60% उनको अपना राशि लगाना है। SC ST एवं महिलाओं के लिए 60% सब्सिडी है और 40% उनको अपना लगाना है। तो इससे युवा जुड़ के खुद को मत्स्य पालन से जोड़ सकते हैं और आई थिंक ये हमारे क्षेत्र में एक नीली क्रांति की तरफ अग्रसर करने में एक अच्छा कदम होगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार की यह पहल स्वागत योग्य है, लेकिन वाकई इस सपने को साकार करने के लिए हर क्षेत्र में सरकार की ओर से ऐसे कई योजनाओं की शुरुआत किए जाने की ज़रूरत है, जिसका इंतज़ार देश के सभी युवा कर रहे हैं। लगातार बढ़ रही बेरोजगारी के बीच सरकार के लिए यह ज़रूरी है कि ऐसे कई योजनाओं की शुरुआत की जाए जिसका असर धरातल पर साफ तौर पर दिखाई पड़े। हजारीबाग झारखंड से शमीम अहमद की रिपोर्ट। हाँ, मेरा एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.